हेलो ऑल। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग मॉक्स इन यूपीएससी ईपीएफओ 2023 एग्जामिनेशन। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है, सिलेबस का कुछ पोर्शन कवर कर लिया है और कुछ पोर्शन कवर करना बाकी है। और आप में से लगभग हर एक बच्चे का एक ही फोकस है कि यार सिलेबस कवर कर ले, अगर सिलेबस कवर हो गया तो एग्जाम में रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मॉक टेस्ट देने की, अगर आप रिजल्ट बहुत अच्छा चाहते हो। अगर हम टॉपर्स की बात करें, ईओयू के 2021 के रजनीश हो गए रैंक 1, ओम प्रकाश बिरदा हो गए रैंक 3, अनुश्री हो गई, इन सभी टॉपर्स के मुझसे जो एक बात हम लोगों ने कॉमन सुनी वो ये थी कि भाई आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप अपनी नॉलेज को, अपनी सिलेबस कवरेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू द एग्जामिनेशन। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे नॉलेज गेन करने के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, जरूरी भी है। आप लोग सिलेबस कवर करने के लिए तरफ जाते हैं, बहुत जरूरी है सिलेबस कवर करना। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डज मोर नॉलेज मींस मोर मार्क्स? नहीं। तो उससे नॉलेज का मतलब मार्क्स नहीं होता है। नॉलेज की एप्लीकेशन, आप किस तरीके से उस नॉलेज को अप्लाई करते हो इन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो डिटरमाइन करता है कि आपके मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आपकी नॉलेज आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर रही है, फिर वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। मतलब अगर आपने मार्क्स में नॉलेज को कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू द मार्क्स, यू मस्ट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पेपर यूपीएससी जैसे लेवल का होने वाला है, तो वहां पर तो आपका प्रैक्टिस एक अल्टीमेट सेवियर होने वाला है। दोस्तों, लगभग 80% सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यही कहते हैं कि उनकी सक्सेस का एक मेजर कारण यह था कि उन लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। एटलीस्ट 14 कंपोनेंट्स के आप लोगों को 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, तब जाकर आप अपने आप को कंफर्टेबल पाओगे इनटू द एग्जामिनेशन। क्योंकि ये कंपोनेंट ऐसे नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीबीएसई टाइप की कंपोनेंट है कि आपने पढ़ा और एग्जाम में लिख दिया, ऐसे कंपोनेंट नहीं है। दोस्तों, ये कंपोनेंट टेक्निकल कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कंसेप्चुअल कंपोनेंट है। यहां पर हर बात के डबल मीनिंग हो सकते हैं, तो आपको उनको पूरा एनालाइज करना आना चाहिए। और कई बार क्वेश्चन के थ्रू आपको पता लगता है कि भाई इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हमसे किस तरह का कंटेंट पूछा गया था, और फिर आपकी जो ओरिएंटेशन है कंटेंट पढ़ने की वो डिफर हो जाती है। सिमिलरली, अगर आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 10 मॉक जो एग्जाम लाइक देने चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन, 10 फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए, तब जाकर आप कंफर्टेबल होंगे। और दोस्तों, एक और बात याद रखिएगा कि मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ इवैल्यूएट करना नहीं होता है, अपने लेवल को चेक करना नहीं होता, उसके बहुत एडिशनल बेनिफिट भी होते हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी आप में से बहुत सारे बच्चों की इनिशियल रिएक्शन क्या है मॉक की, ठीक है, मैं किसी भी बच्चे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जनरली जो बच्चों के डाउट आते हैं उनमें मुझे ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है कि उन्होंने पहला मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद एक क्विज सॉल्व किया, और क्विज सॉल्व करने के बाद उनके नंबर बहुत कम आए। उन्होंने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया, उनके नंबर बहुत भयंकर कम आए, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट मॉक टेस्ट दे वर डिसअपॉइंटेड कि यार हमारी ये परफॉर्मेंस क्या है, हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्म पढ़ा था, हमने तो पूरी जो है सारी की सारी बुक्स कवर कर ली थी, सारा सिलेबस कवर कर लिया था, लेकिन अभी भी हमारे 300 में से 115 नंबर आ रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल ही पुअर नंबर है हमारे। तो अब हमें क्या करना है कि हमें और मॉक टेस्ट नहीं देने, हमारी शायद प्रिपरेशन अधूरी है। अभी जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कंप्लीट कवरेज कंटेंट, मतलब कंटेंट की कंप्लीट कवरेज पे, और उसके बाद हमें सीधा प्रीलिम्स या रिक्रूटमेंट टेस्ट में डायरेक्टली डिलीवर करना है। इस टाइम पर काफी बच्चों का यही रिएक्शन है, एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, और उसके बाद वो मॉक टेस्ट को साइड में रख रहे हैं कि मॉक टेस्ट अब नहीं देने, डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, और इस टाइम पर मुझे हाई मोटिवेशन चाहिए, तो ये मॉक टेस्ट में फर्दर नहीं दूंगा। और दोस्तों, इसका नुकसान क्या होता है, देखिए मैं आपको एक और बताता हूं कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं क्या नुकसान होगा। ये मॉक टेस्ट में कम नंबर एक तरह से आपका अभी भले ही नुकसान है, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये आपका अल्टीमेटली फायदा करवाने वाली है। क्योंकि अगर आज आपके नंबर 115 आ रहे हैं आउट ऑफ 300 टोटल मार्क्स में से, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप आज जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वही परफॉर्मेंस आप एग्जाम में देंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपको एक मौका मिल रहा है अपनी गलतियों को ठीक करने का, अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करने का। अब आपकी वीकनेस क्या है, आपके नंबर कम क्यों आए कि आपने भाई कंटेंट ही लिमिटेड कवर किया, पहला कारण हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेट रीजन तो यही आपका बनेगा कि भाई आपने पढ़ा ही नहीं उस लेवल का, या फिर आपने जो पढ़ा वो ढंग से नहीं पढ़ा, आपका जो सोर्स था पढ़ने का वो सही नहीं था। तो पहला कारण ये होता है कि लिमिटेड कंटेंट कवरेज, इस वजह से आपके नंबर 115 आए। आपने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, आपको उनके आंसर ही नहीं आते थे। तो अब आपको क्या पता लग गया इस पर्टिकुलर टेस्ट को देने के बाद कि भाई मेरा अभी कंटेंट कवर नहीं है, मुझे अपनी प्रिपरेशन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, या फिर मुझे और कंपोनेंट कवर करने पड़ेंगे। तो ये आपकी पहली एक आइडेंटिफिकेशन होगी आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट, जो कि लगभग हर एक बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लेनी होती है। उसके बाद सेकंड एक इशू क्या आता है कि पुअर एप्लीकेशन ऑफ लर्न कंसेप्ट। आपने टॉपिक
टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, आपने स्वदेशी मूवमेंट या फिर राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए, लेकिन जब आपने पेपर में क्वेश्चन देखा तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व ना होने के पीछे वजह क्या है दोस्तों? वजह है कि आप लोगों ने जो पढ़ा था उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप उन कंसेप्ट की एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि इनमें से जो एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ है उनके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है, एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट हैं, लेकिन पेपर में आप वो भूल गए या फिर आपको याद ही नहीं कि भाई इस टर्म को इस तरीके से लिख के मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं, तो वहां पर एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो ये आपका एक कारण होता है नंबर कमाने का, काफी बच्चों का होता है अगेन ये भी, क्योंकि क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होता है कि अरे टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा आता है, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन में जाते हैं आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरा कारण क्या होता है कि भाई आपने बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कमिट कर दी। पहली सिली मिस्टेक क्या करी आपने कि आपने करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा। दूसरी सिली मिस्टेक क्या कर दी आपने कि भाई आपने ओएमआर में ए पे 1 का ए लगाना था, आपने सेकंड का ए लगा दिया, ठीक है, सेकंड का आंसर कोई और था, ये एक सिली मिस्टेक होती है। तीसरी सिली मिस्टेक क्या होती है कि आपने जो है कई बार जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, आपने सोचा ही कुछ गलत। और एक और बहुत बड़ी सिली मिस्टेक आप लोग जो अभी आगे देखेंगे पक्का, वो ये होती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ABCD 4 ऑप्शन थे, आपने पहला ऑप्शन देखा, आपको लगा कि भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से, आपने उसको टिक मार्क कर दिया, ओएमआर शीट में भी आंसर मार्क कर दिया। अब बाई चांस आपकी नजर BCD ऑप्शन पर पड़ी और तब आप देखेंगे कि यार डी ऑप्शन तो और ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने ब्लंडर कर दिया। तो दोस्तों हमेशा ये बोला जाता है कि क्वेश्चन पूरा अच्छे से रीड करो और सारे ऑप्शन रीड करो, उसके बाद एक आंसर पर पहुंचो। हम जल्दीबाजी में A B आंसर लगा देते हैं क्योंकि हमारी पहली नजर उन पे पड़ी होती है और बाद में हमें कोई और ऑप्शन दिखता है जो कि ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। और खासकर ये मिस्टेक कौन से क्वेश्चन में होती है जहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि विच सीम्स टू बी मोर एप्रोप्रिएट या कौन सा मोर क्लोज है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा सारे ऑप्शंस पक्का पढ़ने चाहिए। तो सिली मिस्टेक्स डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने टारगेट रखना है कि अगर आपकी पहली बार एग्जाम में 10 सिली मिस्टेक आप लोगों ने कर दी हैं तो इनका नंबर अगली बार 5 और अगली बार 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट करेंगी, सबसे ज्यादा। तो यहां पर ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक और मिस्टेक काफी बच्चे जो है वो देखेंगे बाद में, वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों किसी क्वेश्चन पर आपने 3 मिनट लगा दिए, किसी क्वेश्चन पर आपने 4 मिनट लगा दिए, और आपको अगर क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसमें बैठ के भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना, मैंने तो क्वांट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी, अब ये तो ईगो पर बात आ गई कि मुझे क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे बाद में हर्ट होगा। दोस्तों वहां पर अपनी ईगो साइड पे रखिए। आपको पता है कि भाई आपके पास 120 मिनट है और 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अगर आप किसी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम कर रहे हैं। अब क्या पता आपने एक बहुत टफ क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और बहुत इजी क्वेश्चन लास्ट में आपसे छूट गए। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ है कि भाई पेपर में उन्होंने पहले 100 या 110 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, बाद के 10 क्वेश्चन उनसे छूट गए। और उसमें एक और इशू क्या आता है टाइम मैनेजमेंट पुअर होने से, कि आप 3 राउंड फॉर्मूला एग्जाम में फॉलो नहीं कर पाते हो। ये 3 राउंड फॉर्मूला क्या है कि हमें पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए पहले राउंड में एग्जाम के जो हमें 100% आते हैं, जहां पर कोई भी डाउट नहीं है कि भाई इसका आंसर कुछ और हो सकता है। हमने क्वेश्चन देखा, हमें 100% पता है कि यार जो हमारा एक जस्टिस है वो डीपीएसपी में मेंशन किया गया है, प्रेम्बल में मेंशन किया गया है, आपने लगा दिया भाई प्रेम्बल एंड डीपीएसपी, तो ये श्योरिटी है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। ऐसे कम से कम एग्जाम में आपको 30-40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी मिनिमम नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी 95% प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो जहां पर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके होते हो और 2 क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, 2 ऑप्शन में आपको डाउट होता है, तो वहां पर आप रिस्क लेते हो बेस्ड ऑन योर फर्स्ट राउंड परफॉर्मेंस। तीसरे राउंड में फिर आप जो 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट नहीं हो पा रहे, एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट करते हैं, उनके बीच में गैस मारते हो। तो इस तरीके से आपका 3 राउंड फॉर्मूला चलता है। यहाँ पे पहले राउंड में ऑलमोस्ट आपको 1 घंटा लग जाता है, नेक्स्ट राउंड में आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं और लास्ट राउंड में आपको अगेन 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो ये 3 राउंड फॉर्मूला आपके पेपर की परफॉर्मेंस को यहां से यहां पहुंचा देता है। तो अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी नहीं सीखते हो तो आपको एक 3 राउंड फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आएगा और फिर आप एक रैंडम भीड़ की तरह पेपर को अटेम्प्ट करके आओगे और वहां पर आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सीखनी है बाय गिविंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएट करने का नहीं है, आपके मार्क्स चेक करने का नहीं है। देखो ये एक है फैक्टर, मतलब दिस इज दी वन कंडीशन फॉर गिविंग मॉक टेस्ट, लेकिन दिस इज नॉट दी अल्टीमेट एंड ऑल दी कंडीशंस। आपके और भी कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है मॉक टेस्ट देने के बाद। अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करना, अपने लर्न कांसेप्ट्स की एप्लीकेशन चेक करना कि मैं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, अपनी सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करना, अपनी टाइम मैनेजमेंट पे कमांड बनाना, और आपको पता होना चाहिए भाई मैं इतने क्वेश्चंस को इस टाइम पे सॉल्व कर लेता हूं, मेरा इस एरिया में बहुत अच्छा कमांड है, ये मेरा सब्जेक्ट वीक है, तो ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी आपकी मॉक टेस्ट से होगी, तो वो भी आपने ठीक करनी है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, You must do careful analysis of your mock। मॉक देने के बाद, नंबर देखने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो गया। आपको उसके बाद देखना है कि भाई मैंने किस क्वेश्चन में किस तरह का आंसर लगाया, मैंने क्या सोच के आंसर लगाया। कई बार क्या होता है कि आपको किसी क्वेश्चन में आपने ए और सी ऑप्शन पे डाउट है आपको, ठीक है,
क्वेश्चन पूछा आपसे, आपको लग रहा था कि इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर सी भी हो सकता है। अब पहला केस क्या है कि आपने ए आंसर लगा दिया और बाद में ए ही उसका सही आंसर निकला, तो आपने चेक जरूर करना है इस क्वेश्चन का आंसर कि मुझे डाउट ही क्यों आया था कि इसका आंसर ए और सी हो सकता है, मतलब डाउट की वजह क्या थी, क्योंकि अगर आपके मन में डाउट अभी भी रह गया आगे तो आप आगे भी गलती कर सकते हैं। तो आपने आंसर उसका बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद अगर मान लो आपने सी आंसर लगा दिया होता इस क्वेश्चन का जो कि गलत होता, तो भी आपने देखना है कि भाई मैंने क्यों इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया, मेरी थिंकिंग में गलती कहां पर हुई। दोस्तों क्वेश्चन भले रिपीट हो या ना हो, लेकिन आपका कंसेप्ट रिपीट होता है, तो आपने उस कंसेप्ट में अपनी गलती, अपनी मिस्टेक, अपनी जो कंफ्यूजन है वो दूर करनी है। एक और बात याद रखनी है कि जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं, जितना टेस्ट में टाइम आप टेस्ट देने में टाइम लगा रहे हैं, उतना ही टाइम आप लोगों को उससे ज्यादा भी, उतना ही या उससे ज्यादा टाइम आपको एनालिसिस में लगाना है, क्योंकि वही आपको आगे हेल्प करेगी। इसके बाद दोस्तों प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको अब मॉक टेस्ट देने के बाद और कोई मॉक टेस्ट नहीं देना, आपका नंबर 120 आ गए, 300 में से बहुत कम है, अगला नहीं देंगे, नहीं। आपने टारगेट सेट करना है कि भाई इस बार अगर मेरे नंबर 115 है तो अगली बार मुझे 130 लेकर आने, मुझे कुछ मिस्टेक कम करनी है अपनी और कुछ एरिया और बढ़ाने प्रिपरेशन के। हर बार का एक टारगेट सेट करिए, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए। दोस्तों अपने सामने चैलेंज रखिए और उन चैलेंज को ओवरकम करिए। ये आपका ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा बल्कि आपके एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है उसको हाई कर देगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ दोस्तों मॉक टेस्ट आपको हेल्प करते हैं ऑन एक्टिंग ऑन योर मिस्टेक्स। आप एक्ट करते हैं अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करने के बाद। भाई जितनी भी गलतियां करनी है एग्जाम से पहले कर लो, एग्जाम में इतने खत्म होके जाओ कि भाई अब तो और गलतियां करने का स्कोप बचा ही नहीं, अब यहां पर तो कोई गलती मुझसे होगी नहीं, इस तरह की एक एटीट्यूड लेके जाओ। तो यहां पर मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे ऑन एक्टिंग ऑन योर मिस्टेक। सेकंड थिंग, टू प्लान योर स्ट्रेटेजी। भाई आपने देखा कि मैं पॉलिटी के सारे क्वेश्चन ठीक कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ठीक कर रहा हूं, लेकिन मेरी क्यूआरई में जो परफॉर्मेंस है वो पुअर आ रही है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करोगे आने वाले टाइम के लिए। आप क्या करोगे कि भाई अब मुझे क्यूआरई पर स्पेशल टाइम देना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मेरी मॉक टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो आपकी स्ट्रेटेजी रिडिफाइन होगी आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट। तो यहां पर प्लान करिए अपनी स्ट्रेटेजी। और दोस्तों हर एक मॉक टेस्ट को पूरा ढंग से दीजिए। आपका जो टाइम एग्जामिनेशन को 9:30 से 11:30 हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ही बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए। कोई क्विज दे रहे हो तो गिवन टाइम लिमिट में दीजिए कि अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 मिनट में सॉल्व करने हैं, अगर 20 क्वेश्चन है 20 मिनट में सॉल्व करने हैं, एक घड़ी लगा के और प्रॉपर एनवायरमेंट मेंटेन करके। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का फिर भैया पानी पीने जा रहे हैं, फिर भैया वॉशरूम जा रहे हैं, फिर फोन आ गया किसी का, फिर फोन अटेंड कर रहे हैं, नहीं। भाई जैसा माहौल एग्जाम में आप लोग देखेंगे वैसा ही माहौल अपने घर में भी सिमुलेट करिए, तब जाकर परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। एंड दोस्तों थ्रो मॉक्स, चेक योर डिफरेंट एरियाज। आपको अपने डिफरेंट एरियाज, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपना स्टाइल ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर सब कुछ चेक करना पड़ेगा। और यहां पर आप लोग प्लान ये भी करेंगे कि भाई आपके आइडियल अटेम्प्ट कितने होने चाहिए इन द एग्जामिनेशन। देखो मॉक टेस्ट देने के बाद आपने फील किया होगा कि आपको आइडिया लग जाता है कि भाई मेरा तुक्का कितना सही है। ठीक है, मैं बिल्कुल जब भी तुक्के मारता हूं हमेशा गलत होता है, मैं जब तुक्के मारता हूं तो लॉजिक से मारता हूं, ठीक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आपको एग्जाम में पता लग जाएगा कि मुझे तुक्के मारने हैं नहीं मारने, अवॉइड करने हैं नहीं करने। तो अगेन प्लान करिए अपने अटेम्प्ट्स को आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट। तो दिस इज समथिंग फ्रॉम माय साइड जो मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि अब आप मॉक टेस्ट देंगे या नहीं देंगे। मैं सभी बच्चों से एक लाइन यहाँ कमेंट सेक्शन में चाहता हूं कि सर आई विल गिव as many mock tests as possible but I will really want to get selected into this examination। मतलब उसके मुझे जो भी करना पड़े, जितने भी मॉक टेस्ट देने पड़े मैं दूंगा। आपकी एक लाइन यहाँ पर पक्का नीचे कमेंट सेक्शन में होनी चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।